नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक से लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है परमाणु आकार। चूँकि पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी में एक टॉपिक्स आपको आएगा कि परमाणु का आकार वर्ग में किस प्रकार बढ़ता या घटता है और आवर्त में किस प्रकार घटता और बढ़ता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु आकार के बारे में जानना है कि परमाणु आकार क्या होता है। तो परमाणु आकार की जानकारी हमको परमाणु त्रिज्या से मिलती है। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो हम आज परमाणु त्रिज्या के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जो परिभाषा दी जाती है परमाणु त्रिज्या की वो इस प्रकार है कि जैसे आप जानते हैं कि हर परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तथा इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनको हम कोष भी कहते हैं, और उन कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, देखिए पंखा चल रहा है, इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। हवा का भी रिकॉर्ड हो रहा होगा इसमें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए जो सनसनाहट की आवाज़ चल रही है वो है पंखे की आवाज़, क्योंकि मच्छर लग रहे हैं इसलिए पंखा चलाना अनिवार्य था। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है। एक है परमाणु, मान लीजिए यहाँ पर ये परमाणु है जिसका नाभिक यहाँ पर है और इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस प्रकार वृत्तीय कक्षाएं हैं जिसमें हमने इसको n बराबर 1 कर लिया, इसको n बराबर 2 कर लिया, इसको n बराबर 3 कर लिया। क्या ये जो लिखा जा रहा है क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कोष हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए पहली कक्षा में आप जानते हैं मैक्सिमम 2 होते हैं, तो हमने यहाँ बना दिया 1 और 2। दूसरी कक्षा में क्या होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। और मान लीजिए बाहरी कक्षा में 1 है, हमने बना दिया सोडियम का परमाणु। तो जो परमाणु त्रिज्या दी जाती है उसकी परिभाषा क्या है कि नाभिक से बाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से बाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। अर्थात यहाँ से यहाँ तक, चूँकि बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहर कोष में उपस्थित है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या। क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या। क्लियर? चलिए ये अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो इसकी परिभाषा देखिए होती क्या है। परमाणु की नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है या अन्य कोशों में जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे वृत्तीय पथ पर गति नहीं करता है, यह एक तरंग के रूप में गति करता है। इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में गति करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे नहीं जाता है, ये बल्कि ऐसे जाता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कोश में करता है। अब अगर इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो मुझे ये बताओ आप, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो परमाणु त्रिज्या कहा जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। अब इनको अगर आप नापेंगे, अगर इन सभी त्रिज्याओं को, सभी डिस्टेंस को नापेंगे तो ये त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी। अब परमाणु की त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है तो इसको गलत कर दिया गया कि जो ये परिभाषा दी गई है इसको गलत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? गलत कर दिया गया है। तो वैज्ञानिकों ने फिर क्या सोचा? वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में गति कर रहा है, किस रूप में? तरंग के रूप में गति करता है, तो अब इस प्रकार हम परमाणु त्रिज्या की गणना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए क्यों? क्योंकि त्रिज्या भिन्न भिन्न होगी। तो अब परमाणु की बंधित अवस्था में, परमाणु जब कोई बॉन्ड बना रहा होता है तो उस समय परमाणु की त्रिज्या की गणना की जा सकती है। तो बंधित अवस्था में जब गणना की जाती है तो परमाणु की बंधित अवस्था के कारण जो त्रिज्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा, बस यही आपको शुरुआत करना है। तो यहाँ पर हम नोट्स करके लिखे दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया? बंधित अवस्था में परमाणु की त्रिज्या निकालना शुरू किया है। और जब परमाणु, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, जब परमाणु बंधित अवस्था में हो तो उस समय त्रिज्या निकाला जाएगा। जब परमाणु बंधित अवस्था में हो तो उस समय त्रिज्या की गणना की जा सकती है। क्या की जा सकती है। और इस प्रकार से 4 प्रकार की त्रिज्या होती है। 4 प्रकार की त्रिज्या होती है। अब 4 प्रकार की त्रिज्या कौन कौन है? जरा देखिए क्या क्या है। नंबर 1, मैं यहां पर लिख दूं, नंबर 1 संयोजी त्रिज्या।
दूसरा आपका वांडर वाल्स त्रिज्या, और तीसरा आपका धात्विक त्रिज्या। और एक और होता है, वो है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। ये 4 प्रकार की त्रिज्या होती है। क्या अक्षर आपको समझ में आ रहे हैं? क्योंकि बच्चे कमेंट क्या करते हैं कि सर आप बड़े अक्षर लिखिए। ठीक है, तो ध्यान रहे, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं उसका फ़ायदा उठाओ, चाहे यहाँ से मिले चाहे जिस चैनल से मिले। थोड़ा आप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। किताब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब किताब ही नहीं पढ़ेंगे तो चाहे जिस चैनल में जाओ आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे दिखाई दे रहा होगा तो आप तो अभी यंग हैं, आपको और अच्छा दिखाई दे रहा होगा। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आइए हम एक एक त्रिज्याओं को पढ़ते हैं। और है क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका सहसंयोजित त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजित त्रिज्या। नंबर 1 सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, अब सहसंयोजित त्रिज्या क्या होती है इसको जानने के पहले देखिए, जब परमाणु, देखिए जिनको आवश्यकता होती है, ऐसे परमाणु जिनको आवश्यकता होती है बॉन्ड बनाने के लिए, वो आपस में साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी। और जब साझेदारी करेंगे तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है, अगर उसको आधा कर दिया जाए तो हमारी त्रिज्या निकल कर आती है। और उसी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजित त्रिज्या। क्योंकि सहसंयोजक बंध के द्वारा हम निकाल रहे हैं, परमाणु किस अवस्था में है? सहसंयोजी बंध अवस्था में है, बंधित अवस्था में है। तो जब हम सहसंयोजी बंधित अवस्था में त्रिज्या निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सहसंयोजी त्रिज्या। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है जरा देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन ये है, कहां पर लिखते? यहीं पर लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ये। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता होगा, 1s1, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ी और बड़ा कर लें ताकि बनाने में फिगर आपको समझ में आए। ये और यहाँ ये आपका हाइड्रोजन, जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, दोनों आपस में मिल करके H2 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? H2 का। तो इस केस में क्या होता है, जब H2 होता है अर्थात हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अणु बनाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर एकल बंध के द्वारा मिलकर H2 का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। या देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इसका नाभिक मान लो यहाँ पर है, इसका नाभिक यहाँ पर है। तो इनके नाभिक के बीच की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान लीजिए d है। क्या है? d। अब इस d को हम आधा कर दें तो जो हमारी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी सहसंयोजित त्रिज्या। क्या हो जाएगी? सहसंयोजित त्रिज्या।
बात समझ में आई? जब बंधित अवस्था में होता है अणु, अर्थात दो परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, तो उस समय दोनों परमाणुओं की नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसका आधा कर दिया जाए, तो जो डिस्टेंस निकल कर आएगी उसी को कहते हैं हम परमाणु की त्रिज्या, अर्थात सहसंयोजी त्रिज्या। क्लियर? चलो, यहाँ से ये बात तो आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा? यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं, हम लिख रहे परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं लिख दूं उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। 1 चलिए, हमने परिभाषा लिख दिया है और समझा भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने लिखा कि किसी अणु में, ये H2 है, ये पूरा H2 अणु है, किसी अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, तो एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े एक ही तत्व के दो परमाणु नाभिकों की बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को d/2 आधा कर दिया गया, के आधे भाग को उस तत्व के परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ तो ये परिभाषा भी हो गई, समझा भी दिया गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आता है कि यहाँ पर दोनों परमाणु सेम है, समान परमाणु हैं, इसलिए इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी सेम है। अरे कुछ ना कुछ तो कक्षा 11-12 में पढ़े होंगे आप, कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो आप देखिए, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। जैसे यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, तो जब इनके ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये है, मान लो जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता सेम होगा, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों परमाणुओं के बीच में होगा। और इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए परमाणु, ये हाइड्रोजन एक है, इसकी त्रिज्या जो भी है, मान लीजिए R1 कर लीजिए, इसकी त्रिज्या R2, तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी दोनों परमाणुओं की त्रिज्या सेम होगी। कब? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के बीचों बीच होगा। और उस स्थिति में अगर इस परमाणु की त्रिज्या R1 है, इस परमाणु की त्रिज्या R2 है, तो ये R1 और R2 बराबर होगी, यानी दोनों परमाणुओं की त्रिज्या समान होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे दो आपके, एक H है आपका, एक Cl, ये तो पता है आपको कि क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। बोरबरी के नियम का पालन करना है, अर्थात यह अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और हाइड्रोजन 2 करना चाहता है, एक एक की साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगी, जब साझेदारी हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन परमाणु के पास की तरफ ज्यादा आ जाएगा, खींच लेगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वह अपने परमाणु क्या करेगा, वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन युग्म को खींच लेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक यहाँ पर हम A कर लेते हैं, एक यहाँ पर हम B कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, B कर लेते हैं। अब हमको पता है, मान रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी, B की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज्यादा है, अर्थात अगर हम कह दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, क्या करते हैं, B ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, अगर B की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इस दशा में
इस दशा में जो परमाणु A की त्रिज्या है वो छोटी होगी परमाणु B की त्रिज्या से। ये क्लियर? तो ये रहा आपका क्या, परमाणु त्रिज्या किसकी, सहसंयोजी त्रिज्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। क्लियर? चलिए, हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। हो गया? चलिए, अब देखिए वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है। आइए अब देखते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या ये क्या है, ये वान डेर वाल्स त्रिज्या। देखिए, कभी कभी परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं होती है। अब जिनको आवश्यकता नहीं होगी तो वो एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे? वो तो बड़े अमीर लोग होते हैं। आजकल देखा भी जाता है, जो थोड़े से पैसे वाले हो जाते हैं वो जल्दी किसी के नज़दीक नहीं जाते हैं कि कहीं उनको कुछ देना ना पड़े, और उनको आवश्यकता भी नहीं होती है। यहाँ हाइड्रोजन की आवश्यकता थी, किंतु जो आपका हीलियम, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं क्या, हीलियम, तो आपको पता होगा कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको आवश्यकता ही नहीं कि बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर 2 हीलियम परमाणु हैं, 2 हीलियम परमाणु हैं और ये आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके बॉन्ड बनने का इंतजार भी नहीं करेंगे कि कब ये बंध बनाएंगे। हम इनको उस समय देखेंगे कितना नजदीक आ रहा है। जब ये निकटतम दूरी पर रहें, कम से कम दूरी पर रहें, तो उनके बीच की दूरी, अर्थात उनके नाभिकों के बीच की दूरी निकाल लो और बटा 2 कर दो, अर्थात आधा कर दो, तो जो दूरी आएगी वो हो जाएगी वान डेर वाल्स त्रिज्या। समझ में आया? चलिए, यहाँ विथ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हीलियम का परमाणु था यहाँ एक और यहाँ पर एक, अब ये हीलियम है और हम इधर लिख देते हैं ये आपका हीलियम, यहाँ एक हीलियम और है ये। अब ये भी नहीं आ रहा है, कुछ दूर तो आया, ये भी कुछ दूर आया, उसके बाद बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि एटलीस्ट पहले से ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इनको आवश्यकता ही नहीं है। जब इनको आवश्यकता नहीं है भैया, तो हम क्या करेंगे, हम इनके बंध बनने का इंतजार भी नहीं करेंगे, हम अपना काम चालू कर देंगे। अब ये इससे नजदीक नहीं आ रहे हैं, जब इनसे नजदीक नहीं आ रहे हैं तो बस हम यहाँ, ये निकटतम दूरी है इनके बीच की, मान लीजिए निकटतम दूरी है, तो अब यहाँ से इस नाभिक से इस नाभिक के बीच की दूरी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, निकाल लेंगे, मान लीजिए टी है आपको, और इसका आधा कर देंगे, अर्थात d/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। अब देखिए, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के समीप आते हैं। किसके कारण? एक दूसरे के समीप आते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल आप सुने होंगे, कक्षा 10 में भी है, 9 में भी है। क्या था? F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये सुने हैं? चलिए ऐसे बता दिए, फिजिक्स में है, लेकिन ये फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल है। हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री है। तो जिस बल के द्वारा ये दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट आए हैं, निकटतम दूरी पर आ गए हैं, अब उससे नजदीक नहीं आ रहे हैं, जिस बल के द्वारा दोनों परमाणु निकटतम दूरी पर आ चुके हैं, उस बल को क्या कहते हैं? वान डर वाल्स बल। क्या कहते हैं? वान डर वाल्स बल। अब यह त्रिज्या हम निकाल रहे हैं, यहाँ वान डर वाल्स बल के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए इस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वान डर वाल्स त्रिज्या। क्लियर? चलिए यहाँ लिख देंगे वान डर वाल्स, वान डर वाल्स। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा आप लिखेंगे तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ लिख दूं। चलिए क्या लिखेंगे? एक ही तत्व में, काले पेन से लिखिए। चलिए एक ही तत्व, ध्यान से लिखिएगा, एक एक समझ के। एक ही तत्व से बने किसी एक ही तत्व से बने किसी अणु में ठोस अवस्था में, अणु के ठोस अवस्था में उपस्थित, ठोस अवस्था में उपस्थित, ठोस अवस्था में उपस्थित दो निकटतम दो, यहां देखिए निकटतम है, यहां पर निकटतम अबंधित परमाणु नाभिकों, अबंधित परमाणु नाभिकों अबंधित परमाणु नाभिकों के बीच, अबंधित परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के आधे भाग की दूरी को वान डर वाल्स त्रिज्या कहा जाता है। ये परिभाषा है। एक ही तत्व से बने किसी अणु के ठोस अवस्था में उपस्थित दो निकटतम अबंधित परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग की दूरी को वान डर वाल्स त्रिज्या कहा जाता है। क्लियर? और यह आपको समझाते हैं। अब देखिए कभी कभी होता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहां बना दिया ये, लेकिन अगर कभी कभी अणु ही आ जाए, क्या आ जाए? अणु। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक अणु ये है, एक अणु ये है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है। अब ये दोनों अणु हैं और दोनों अणु में दो दो परमाणु हैं।
तो इस केस में क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम? इस जो यह अणु है इसका इंतजार करेंगे कि कब B के पास B आए या A के पास A आए। तो मान लीजिए किसी समय यह आपको जो A भी है क्या हुआ, ये इस प्रकार आ गया, मुड़ करके आ गया और यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर A। तो अब क्या करेंगे, अब इससे नजदीक आएगा नहीं, तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, मान लो D है, और फिर क्या करेंगे, D में 2 का भाग दे देंगे, तो ये जो दूरी आएगी ये हो जाएगी वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब मान लीजिए इसके पास भी एक अणु आ गया और वो A और क्या है, B है, मान लीजिए, हाँ ठीक है, इधर कर लो, A और B कर लो। तो यहाँ इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे हम, ये D है मान लीजिए, तो वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या हो जाएगी, D/2। क्लियर? अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए भाई, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इस होली की छुट्टी में हम आपका ये चैप्टर आवर्त सारणी में जो आवर्तिता है इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं क्या, आयनिक त्रिज्या, मेटालिक त्रिज्या। चलिए आइए अब देखते हैं हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अब तीसरा धात्विक त्रिज्या, ठीक है? चलिए आइए अब देखते हैं धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, अब धात्विक त्रिज्या क्या है भाई? अच्छा, कभी आपने कल्पना किया है कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसका परमाणु इतना नजदीक क्यों रहते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, पूरा सॉलिड स्टेट में रहता है। आखिर क्यों? समान परमाणु है, परमाणु उदासीन होता है, तो एक दूसरे को क्यों इतना अट्रैक्ट किए हैं? किसी धातु के परमाणु, धातु में क्या, जैसे आयरन है या सोडियम मान लीजिए, आखिर क्यों इतना नजदीक रहते हैं और क्यों इतना मजबूत रहते हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते? आइए देखते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धातु है और वो क्रिस्टल अवस्था में है। मान लीजिए हमारे पास एक धातु है, सोडियम, मान लीजिए क्या है, सोडियम। ये क्लियर? और बना दे क्या? चलो और बना दो। ये सोडियम है, हम बना रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए सोडियम है, ये आपका सोडियम ले लो, फेरिक ले लो, कुछ भी ले लो। अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और हर सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम, ध्यान रखिएगा, सोडियम
सोडियम सोडियम सोडियम, सारे सोडियम हैं। सोडियम, सभी सोडियम के यहाँ पर 9 परमाणु हैं और बिल्कुल पैक्ड है। क्यों पैक्ड है वही देखे जा रहे हैं। देखिए सोडियम में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देता है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा। अब आप समझ चुके, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। आराम से देखिए, बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये प्लस आवेश में परिवर्तित हो जाएगा। हम सिर्फ यही बताने जा रहे हैं आपको, सभी प्लस आवेश से आवेशित हो जाएंगे। अगर सभी त्यागेंगी तो सभी प्लस आवेश हो जाएंगे। ये इसको भी इसी पेन से कर दो। ये अर्थात इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी ये भी छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब सभी छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जरा नेट आवेश देखिए। यहाँ प्लस कितने हैं 9 और ऋणात्मक कितने हैं 9, बराबर 0, बराबर 0 हो जाएगा। अरे देख लीजिए ना, आप ब्रैकेट खोल दीजिए, +9 -9 बराबर 0। लेकिन ये बताओ, मान लीजिए ये इनका पूरा एक रूम है, इसी में पैक्ड है ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके बाहर भाग आया, यहां चला गया, इस धातु को छोड़ करके बाहर चला गया, तो क्या होगा? देखिए कितने यहां प्लस हैं 9 है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे -8। तो यहां परिणाम क्या होगा, +1 बचेगा। अर्थात यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। धन आयन से चार्ज हो जाएगा, धनात्मक आवेश इस पर आ जाएगा। पूरा नेट आवेश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि पॉजिटिव हो गया है, धन आयन हो गया है, तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा कि बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको अप्रोच कर लेगा, खींच लेगा। और इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, गुंडागर्दी करके बाहर निकलने की कोशिश किया, भागने की कोशिश किया, लेकिन जैसे इसको मालूम चला, इस क्रिस्टल को मालूम चला, इस मेटल को मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो तुरंत ही उसको कैच किया कि उधर मत जाओ, इधर आओ। होता है ना क्लास में, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, अब कोई बच्चा है, वो कहता है सर मैं थोड़ा सा चला जाऊँ पानी पीने, तो सर कहते हैं ठीक है जाओ पानी पियो। अब वो सोच रहा है, वो पानी पीने गया, अब वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा गेट से बाहर चला जाऊँ, कुछ टॉफी भी ले आऊँ, पॉप्स ले आऊँ, कुरकुरे ले आऊँ, नमकीन ले आऊँ, चिंगम ले आऊँ, टॉफी ले आऊँ, वगैरह वगैरह कुछ। तो वो गेट की तरफ जाता तो है, लेकिन जैसे सर जी को मालूम चले कि वो तो बाहर जाने वाला, तो है इधर आओ वापस आओ, तो उसकी मजाल नहीं है कि वो बाहर चला जाए। वो तुरंत दौड़ता हुआ आएगा, कहेगा सर बस ऐसे थोड़ा देख रहे थे, पब्लिक था क्या। तो जैसे ही इस मेटल को मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, बाहर निकलने वाला है, तो क्या करेगा, ये तुरंत धन आयन जो बन गया है, धन आवेश से आवेशित हो गया मेटल, तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अप्रोच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर भाग करके आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएगा वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना दो कहीं तो यहाँ पर।
हर, अब यहाँ पर देखिए फिर ये उदासीन हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन चाह करके भी नहीं, छोड़ करके मेटल को नहीं जा सकता, तो परेशान तो है, क्या ये छोड़ कर नहीं जा रहा, तो करेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो सोडियम है धनात्मक आवेश है उसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, अर्थात जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉनों को, हर इलेक्ट्रॉन सारे परमाणु को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को अपनी तरफ खींचेगा तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के नजदीक आएगा। धातु का जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन के कारण एक दूसरे के पास आएगा और एक क्रिस्टल बन जाता है, धातु बन जाता है, ठोस अवस्था में बन जाता है। तो इसी बंध को हम क्या कहते हैं, जिस बंध के द्वारा सारे परमाणु धातु के क्लोज पैकिंग में रहते हैं, सॉलिड अवस्था में रहते हैं, चिपके रहते हैं, उसी बंध को हम कहते हैं धात्विक बंध। समझ में आया? मजा आया होगा? अगर मजा आया तो आप भी शेयर करो। तो अब देखिए धात्विक बंध बन गया। अब धात्विक बंध अगर बन गया तो उस स्थिति में हम धात्विक त्रिज्या निकालेंगे। क्या करेंगे? धात्विक त्रिज्या निकालेंगे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम एक सोडियम का परमाणु लिए हैं, दूसरा सोडियम का परमाणु लिए, धातु का परमाणु, फेरिक मान लो, कुछ भी मान लो, हमने समझा दिया। एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। अब इसका नाभिक तो यहाँ पर है, इसका नाभिक यहाँ पर है। इस स्थिति में क्या करेंगे आप कि दोनों नाभिकों के बीच की दूरी निकालो। ये मान लो d है, क्या है? d है, ठीक है। और इस d को आधा कर दो आप, इस d को क्या कर दे? आधा कर दिया d/2। तो जो ये त्रिज्या निकल कर आएगी इसको कहते हैं मेटालिक रेडियस, यानी धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। क्लियर हुआ? धात्विक बंध में उपस्थित परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछा करता है। क्या पूछा करता है? कि सही क्रम बताओ। क्या बताओ? सही क्रम। आर धात्विक ग्रेटर देन आर वांडर वाल्स एंड ग्रेटर देन आर धात्विक, ये पूछ सकता है। दूसरा कह सकता है आर वांडर वाल्स, फिर कह सकता आर धात्विक, फिर कह सकता आर सहसंयोगी। देखो यहां पर हमने दो बार लिख दिया, यहां सहसंयोगी कर, सहसंयोगी, ठीक है। तीसरा आपका ऐसे कर सकता है आर सहसंयोजी ग्रेटर देन आर धात्विक आर वांडर वाल्स।
चौथा कह सकता हूँ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए तो देखिए, जिस केस में नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा है उस केस में त्रिज्या ज्यादा होगी। तो यहां देखिए वान डेर वाल्स बल में क्या था कि दोनों परमाणु दूर दूर थे, अर्थात एक यहां था तो एक यहां था, तो यहाँ D क्या था, ज्यादा था। ये वान डेर वाल्स है। फिर क्या है आपका वान डेर वाल्स के बाद क्या आया था भैया, आपको बताइए फटाफट, धात्विक, है ना। धात्विक में क्या था, ये वान डेर वाल्स है। वान डेर वाल्स की स्थिति में धात्विक में क्या था, धात्विक में ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो D है आपकी, ये क्या धात्विक केस में। और जो आपका सहसंयोजी था वो इस प्रकार था आपका, ये आपका सहसंयोजी केस में, सहसंयोजी केस में। तो बताओ ये D कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा वान डेर वाल्स की त्रिज्या होगी, फिर उससे कम धात्विक की त्रिज्या होगी, और सबसे कम सहसंयोजी होगी। क्या होगी, सहसंयोजी। तो आपका जो आंसर जवाब है, सबसे ज्यादा वान डेर वाल्स की त्रिज्या होगी, फिर धात्विक त्रिज्या होगी, फिर सहसंयोजी त्रिज्या होगी। तो ये रहा आज आपका वान डेर वाल्स, सहसंयोजी और धात्विक त्रिज्या। अब एक और बचा है आणविक त्रिज्या, उसको हम अगले वीडियो पर बताएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम वर्ग और आवर्त में किस प्रकार परमाणु घट रहा बढ़ रहा, उनका साइज क्या है, वहाँ पर ये बहुत काम देगा। इसलिए आप उनको बड़े आराम से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ समझ में ना आए वहाँ वीडियो को पुनः आप थोड़ा सा बैक करके फिर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। और अगर समझ में आ जाए तो फिर आप शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।